बट मेरे लिए सबसे मुश्किल रहा है बड़ा साहब ठाकरे का, जब मैंने कैरेक्टर किया था। वो ब्रूटली ऑनेस्ट थे। वो बोलते थे भाई मैं ये भी पीता हूँ, शराब भी पीता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। अब बताओ मुझे लाइक करते हो कि नहीं करते। मैं ओशो की बायोपिक करना चाहूँगा, तो मैं ओशो का इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करूँगा, मतलब उनके बारे में जानना चाहूँगा यार। वो बायोपिक में बहुत जल्दी एक्टर ना एक्सपोज हो जाता है, मिमिक्री तो बड़ी आसानी से हो जाती है। वो देखते हैं पार्टियों से, ये इसकी वजह क्या है, ज़रा बताइए। मैं ना कोई मुझे बुलाता ना मैं जाता बुला के तो चले कि नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं, इतना नहीं, कोई बुलाएगा ठीक है, वक्त होगा चले जाएंगे, क्या हुआ। कुछ समय के बाद सब भूल जाते हैं यार, फैक्ट है। तो थोड़ा कड़वा है बट सत्य है। इरफान भाई के साथ की हैं 7-8 फिल्में की हैं, जिसमें 3-4 तो रिलीज़ भी नहीं हुई, 3-4 काम तो हमारे आए भी नहीं बाहर। मैं बच्चन साहब को सीन में बच्चन साहब देख रहा हूँ तो इट मीन्स कि मैं उनकी बेइज्जती कर रहा हूँ। ये क्या होता है ना, हर्ड मेंटलिटी है यहाँ पे। एक ख़राब फिल्म को 10 लोग 25 लोग पैसा लगा के उसमें बोल दो अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, चलो यार देखने चलता हूँ। जब अच्छी फिल्में आती हैं, अरे ये तो मतलब हटाओ यार कौन। तो एक फादर की यही होती है कि भाई, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार वो ज़मीन ख़रीद ले, मुझे बड़ा प्यार था। इमोशनल होते हैं किसान लोग, ज़मीन को लेके बहुत इमोशनल होते हैं। हाँ, तो एक छोटा सा कोई टुकड़ा था, मैंने ख़रीद लिया, तो गए खेत में। नवाज़ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मुझे ना सबसे पहले उस माइंडसेट के बारे में समझना है जहाँ पे एक एक्टर कहता है कि मुझे अपनी पुरानी फिल्मों के बारे में ज़्यादा बात करना, अपने किरदारों के बारे में बात करना पसंद नहीं है या सेलिब्रेट नहीं करना। जहाँ एक तरफ मैं देखता हूँ कि आर्टिस्ट अपने पुराने अचीवमेंट को गिनाता है, बट ये उस माइंडसेट कहाँ से आता है? आई थिंक मुझे लगता है मैं थिएटर के टाइम से ही था ये मेरे अंदर, कि जो हो चुका उसके बारे में भूलो, और वो भूलना ज़रूरी होता है। ज़रूरी होता है। हाँ, भूलना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप जो नया आने वाला काम है उसको पूरी शिद्दत के साथ और ज़ीरो से स्टार्ट कर सके। सही बात बताऊँ तो मैंने एक्चुअली बहुत सारे, मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तो बहुत सारे एक्टर्स जो एस्टेब्लिश एक्टर थे, जो मेरे आसपास के लोग थे, जान पहचान के लोग थे, उनको बातें करते हुए देखता था। वो अपनी पुरानी फिल्मों के बारे में या पुरानी ग्लोरी के बारे में ना बहुत बखान करते थे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप अपने आसपास से ही सीखते हैं। लेकिन उनके साथ क्या हो रहा था, जो नेक्स्ट जो उनका काम आ रहा था उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, और ये मैं देख रहा था ये सारी चीज़ें। क्योंकि आप पहले वाले काम को भूलेंगे तो नया कुछ क्रिएट करेंगे। तो ये चीज़ उस वक्त पे मुझे ख्याल में आ गई थी कि यार मैं अपने पिछली फिल्मों की ग्लोरी में नहीं रहना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, और आगे आने वाला काम वो इम्पोर्टेंट है, और वो तभी अच्छा हो पाएगा जब आप उसको पूरी तरह से भूल जाएं। हाँ, कहते हैं ना, पात्र को आप खाली करोगे तो उसमें कुछ डालने की गुंजाइश होती है। अगर आप पहले से ही भरा हुआ है तो फिर नया कुछ डालने की गुंजाइश उसमें बचती नहीं। तो दैट वाज द थिंग एक्चुअली, जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं यार, उसमें रहना बहुत डेंजरस है, पास्ट की ग्लोरी में रहना ज़रूरी है, बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो आई थॉट कि जो भी कैरेक्टर आपने किया है, एकदम जिस दिन वो हो जाता है उसको पैरों के तले ना कुचल देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत और पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये ऐसी क्रिएटिविटी की ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होती। आप उम्र से बूढ़े हो जाएंगे लेकिन क्रिएटिविटी कभी बूढ़ी नहीं होती, यू नो। अब अगर आज फॉर एग्जांपल आप मार्टिन स्कॉर्सेज़े को देखें, वो जितना एजड होते जा रहे हैं उतनी यंग फिल्में बनाते जाते हैं। आई थिंक सिर्फ इसीलिए शायद, या जितने भी बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं वो अगर 90 ईयर्स के भी हो गए तो वो बहुत ही यंग फिल्में बनाते हैं। वो शायद मेरा जहाँ तक ख्याल है वो इसीलिए कि वो अपनी पिछली फिल्मों के ग्लोरी में नहीं रहते, पिछली फिल्मों को भुला देते हैं। नया आता है उनके पास, चैलेंज आता है, और उस चैलेंज को वो एक्सेप्ट करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्रिएट करते हैं कुछ चीज़। सर, जो आपने कहा, मुझे ये बताइए कि ये समझ कब जनरेट हुई? ये आफ्टर गैंग ऑफ वसेपुर के बाद से ये चीज़ें हुई, समझ आई? क्योंकि उससे पहले का अगर हम दौर देखें तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है। उसके अंदर ये तय कर पाना कि मैं अपनी चीज़ों को इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करूँगा, और उसके बाद ये समझ जगती है, या उससे पहले से ही नवाज़ समझ चुके थे ये बात? आई थिंक थिएटर के वक्त पे से ही ये समझ डेवलप हो गई थी, क्योंकि थिएटर में भी प्लेस जो किए थे वो भी कुछ
आपकी अप्रिशिएट होते हैं, आपके फल आप पे बहुत कमाल का काम किया था भाई तूने, ये वो सब। तो पहले जब फर्स्ट टाइम ये हुआ तो मैं भी उसके झामे में आ गया था। ओ, मेरी तारीफ हो रही यार, अमेजिंग यार, आई एम एन एक्टर टाइप में, ऐसा ऐसा फील होने लगा था। लेकिन जब दूसरा प्ले हुआ उसमें बहुत जूते पड़े, तो समझ में आ गया कि जूते पड़े उसको भी ज़्यादा सीरियसली मत लो, और जो ग्लोरी मिली है, जो अप्रिसिएशन मिला है आपको, उसको भी बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। उसी से ये सबक आया है कि एक चीज़ जहाँ अप्रिसिएशन आपको मिलता है वो वहीं तक है, थैंक यू वेरी मच, आगे नया कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करो। जी। ना सर, मैं ना देखता हूँ कि ज़्यादातर एक्टर्स ये कहते हैं ये इंडस्ट्री जो है, यहाँ पे आप मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन किस्मत जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और लक फैक्टर इम्पोर्टेंट है। क्या वो गैंग ऑफ वासेपुर को आप अपना एक लक फैक्टर भी मानते हैं? क्योंकि मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं है और उसके बाद से जो भी हमने किरदार पर्दे पे देखे हैं वो अमेजिंग रहेंगे। लेकिन क्या नवाज़ लक में बिलीव करते हैं, हाँ या ना? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने सिर्फ पूछा कि हाँ या ना, हाँ। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करता हूँ। ओके। हाँ। हाँ, क्योंकि सर जैसे कि अक्षय कुमार तक ये कहते हैं कि यार आप मेहनत तो बहुत लोग आते हैं करते हैं लेकिन किस्मत जो है, लक जो है, अगर साथ ना हो तो इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। यार मैं सच बताऊं, मैं अपनी मेहनत का क्रेडिट लक को नहीं देना चाहता हूँ। हाँ, ये तो ऐसा हो गया जैसे कि अब मेरे लक में लिखा हुआ है कि एक दिन मैं ना बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तो मैं तो बैठा रहूंगा ना, कुछ करूंगा थोड़ा ही मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे लक के बारे में। ये सब चीज़ें ना आपको ना बहुत ही ड्राई एरिया में ले जाती हैं, बिल्कुल एक बंजर ज़मीन पे ले जाती हैं, जहाँ इस तरह की बातें होती हैं कि किस्मत में लिखा था हो गया। किस्मत में कुछ नहीं, आपको लिखना पड़ता है। सर मैं सच बताऊँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत ही साइंटिफिक तरीके से दुनिया को देखता हूँ, खुद को भी वैसे ही देखता हूँ। मुझे लगता है कि मेहनत, खैर मेहनत तो सब लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेहनत जो है ना, अगर आप ऊपर वाले ने आपको दिल और दिमाग दिया है, आप दिल को हमेशा अच्छा बोलते हैं, लेकिन दिमाग से सारी चीज़ें इन्वेंट हुई हैं। आज जो हम यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे माइक लेके, लाइट्स, ये सब किसी ने तो इन्वेंट की होंगी ना, और वो दिमाग से होती हैं। वो इन्वेंशंस में डिस्कवरीज या इन्वेंट करते हैं जब कोई चीज़, अगर उसमें आप इमोशनल हो गए ना तो आप नहीं कर सकते, आपको हमेशा दिमाग से काम। तो हम इसको ना हमेशा दोयम दर्जा देते हैं, दूसरी नागरिकता देते हैं दिमाग को। मैं कहता हूँ पहली नागरिकता इसको देनी चाहिए, पहला ये है, दिमाग है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे निशाना मारना है यहाँ पे, अगर मैं इमोशनल होके मारूंगा ना, निशाना नहीं लगेगा। अगर मैं पूरी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ कूल करके अपने आप को दिमाग से सोच के हाँ ये यहाँ पे निशाना करके बैठे, तो लगेगा, है ना। तो कभी कभी जो है ना, दिल धोखा दे जाता है। हाँ, जैसे एक बैन किंग्सली का थॉट है कि जब आप एक्टिंग कर रहे हो तो ना, तो दिमाग का ना पूरा कंट्रोल होना चाहिए, है ना, कूल होना, और हार्ट जो है पूरी तरह से वार्म वार्म होनी चाहिए, है ना। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कुछ स्पेशली परफॉर्मेंस में या इस तरह की क्रिएटिविटी में, है ना, ये बहुत वर्क करती हैं दोनों चीज़ें। दिल से लिखी हुई चीज़ें ना, कभी कभी रीजंस नहीं होते उसमें, लॉजिक्स नहीं होते। रीजन और लॉजिक जो होते हैं ना, वो दिमाग से आते हैं। हाँ, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। राइट। हाँ। राइट। सर मुझे जैसे कि हम गैंग ऑफ वासेपुर की बात कर रहे थे, जब मैं सर का इंटरव्यू देखता हूँ तो उसमें वो कहते हैं डायरेक्टर साहब कि नवाज़ को मेरी फर्स्ट चॉइस थी लेकिन प्रोडक्शन हाउस जो है वो कह रहा था कि किसी बड़े स्टार्स को लो, लेकिन मेरा ये था कि मैं नवाज़ के बिन साथ ही जाऊंगा और बजट वो आधा कर देते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें होती, इसलिए मैंने वो लक फैक्टर को मैंने थोड़ा सा समझना चाहा आपके साथ। आपने बहुत खूब तरीके से समझाया कि ये मेरी सोच है और क्या वर्क करता है क्या नहीं करता वो अलग मैटर है, लेकिन आपने अपनी सोच समझाई। तो मैं इसीलिए समझा कि जब अनुराग कश्यप कहते हैं कि मैं डटा हुआ था कि मुझे नवाज़ ही चाहिए, तो वो पूरा दौर जो उस आर्टिस्ट की जो है उसका मनोबल किस तरह से, क्योंकि इंडस्ट्री में आपने बताया कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, रंग रूप को लेकर जिस तरह से भेदभाव होता है, टैलेंट यहाँ पे बखूबी अप्रिशिएट किया जाता है, वो हम देख रहे हैं। पर जो ये इनिशियल दौर था, इसलिए मैं उस सोच के बारे में समझना चाह रहा था ज़रा। आई थिंक मेरे से ज़्यादा अनुराग का बहुत बड़ा वो था,
मतलब डिसीजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था जो उन्होंने डिसीजन लिया था। और वो डिसीजन उन्होंने कुछ तो सोच के लिया होगा ना, कि ये जो कैरेक्टर है ये शायद नवाज सही कर सकता है ना, नवाज जस्टिफाई कर सकता है इस कैरेक्टर को। तो उसमें मेरे से ज़्यादा श्रेय उनको जाना चाहिए, क्योंकि वो डटे रहे उस चीज़ पे और उनको यकीन था कि ये कैरेक्टर को जस्टिफाई नवाज ही कर सकता है ना। मैं कर पाता नहीं कर पाता, लेकिन उनका 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 विल था कि वो वही कर सकता है। तो वो उनकी सोच थी, वो उनका और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने अनुराग से कभी भी कोई कैरेक्टर के बारे में जिक्र नहीं किया मुझे ऐसा कैरेक्टर चाहिए, मुझे रोल चाहिए। मैं जब भी वो बुलाते थे मैं काम करने चला जाता था उनके साथ। कभी आज तक मैंने अनुराग कश्यप को ये नहीं बोला कि भाई मुझे काम दे दो, मैं ऑडिशन दे सकता हूँ आपको। और पता नहीं उन्होंने कैसे पढ़ा मेरे अंदर, क्योंकि वो बहुत ही इतने इंसान को समझने में, एक्टर को स्पेशली, इंसान को तो समझने में उनका बहुत ही हाथ तंग है, किसी पे भी बिलीव कर लेते हैं वो, लेकिन एक्टर की समझ बहुत है उनको, वो एक्टर के आर पार देख लेते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। और शायद उन्होंने कुछ देखा होगा कि जस्टिफाई कर सकता है उस कैरेक्टर को, इसलिए मुझे दिया। प्यार मोहब्बत में या मैं उनका कुछ लगता हूँ या उनका चाचा का बेटा लगता हूँ इसलिए नहीं दिया, उनको लगा कि ये करेक्ट जस्टिफाई कर सकता है, इसलिए दिया। बहुत कम हम डायरेक्टर देखते हैं जो इस तरह से स्टैंड लेते हैं अपने आर्टिस्ट को लेकर, क्योंकि जिस तरह से प्रोडक्शन का प्रेशर होता है, चीज़ें हम सुनते हैं आए दिन न्यूज़ में, इस तरह से अनुराग की कन्विक्शन देखते हैं। उसके बाद जब प्रोजेक्ट बाहर आता है तो हम देखते हैं कि इस बहुत बड़ा एक आप स्टार बनकर आते हैं। अनुराग का भी काफ़ी वो सबसे बड़ी पिक्चर साबित होती है, लेकिन वक्त के साथ हम देखते जाते हैं नवाज जो है वो बैक टू बैक अप जा रहे हैं, लेकिन अनुराग के साथ हम वो प्रोजेक्ट्स नहीं दे पाए। क्या इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेशन इतना हाई हो जाता है, प्रेशर इस लेवल पे आ जाता है कि उससे निकल पाना मुश्किल हो जाता है? मैं ये समझना चाहता हूँ अनुराग के केस। आई थिंक हमने गैंग्स के बाद रमन राघव भी की थी, और किसी का कोई प्रेशर हमारे पे था नहीं। हमने बहुत ही कम बजट में वो फिल्म कर ली थी, और उस फिल्म का जो रिज़ल्ट है, उस फिल्म का जो हमें शायद उस वक्त पे तो नहीं पता चला, रिलीज़ जब हुई थी, बट रिलीज़ के बाद पता चला कि हमने वाकई सही चीज़ बनाई, ऐसी कोई बुरी चीज़ नहीं बनाई, अच्छी चीज़ बनाई थी हमने। ये बाद में रियलाइज़ हुआ उस चीज़ को। फाइनली जो आज जब बात करते हैं लोग, रमन राघव की बात करते हैं, तो खुशी होती है कि हमारा जो कन्विक्शन था, फॉर द टाइम बिंग लोगों को लगा कि कन्विक्शन ठीक नहीं इनका, ये तो निकल गई पिक्चर, कुछ नहीं। और दूसरी बात ये है कि छोटे बजट की फिल्म ना कभी फ्लॉप नहीं होती है, कभी जाती बहुत आसानी से आपको फ़ायदा करा देती है। राइट राइट, ये गणित नुकसान जो, हाँ ये गणित पता नहीं समझ में नहीं आता लोगों की, बट वो इतने कम बजट की फिल्म थी सर कि उसमें इजीली ना हमें बहुत ही आराम से प्रॉफिट हो गया था। अब सारी फिल्मों को आप 100 करोड़ पे देखोगे तो फिर वो नाइंसाफ़ी है छोटी फिल्मों के साथ। नजरिया हो गया ना, नजरिया बस, 100 बिल्कुल बिल्कुल। करोड़ का कि हर हाँ फिल्म हाँ, ये हर फिल्म। वरना भाई 3 करोड़ की पिक्चर है, अगर आपने 7-8 करोड़ कमा लिया तो बहुत ठीक है ना, काफ़ी। आने वाले वक्त में और कमाएगी वो, आज वो कमा ही रही है, आज भी कमा रही है। तो उस तरह की फिल्में कभी जाती नहीं है, कभी फ्लॉप नहीं होती, वो हिट ही रहती हैं जी हमेशा। नवाज भाई, आपके ऊपर ये प्रेशर आता है कि जैसे मैंने कहा कि अब प्रोडक्शन हाउसेस के प्रेशर होते हैं कि कामयाबी चाहिए, जब आप एक बैक टू बैक इस तरह के कैरेक्टर्स कर रहे हो तो आप पर भी प्रेशर आता है इस तरह का कि यार ये प्रोजेक्ट को अपलिफ्ट करना उस लेवल तक कि स्टैंड करे दूसरों से आगे, इस तरह का प्रेशर? मैं सच्ची बताऊं, शायद लोग यकीन नहीं करेंगे इस बात पे, मेरे पे प्रेशर रहता है परफॉर्मेंस का, मतलब इन द सेंस कि मैं कैसे ऑनेस्टी के साथ उस परफॉर्मेंस को करूं। सबसे बड़ा प्रेशर मेरे पे ये होता है। बाकी मैं किसी प्रेशर को ना बिलोंग करता, ना मैं मानता। और आई थिंक यही बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ उस कैरेक्टर के साथ या नहीं, या नहीं हो पा रहा तो कोशिश करते हैं, कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, कोशिश ये रहती है कि जस्टिफिकेशन होना चाहिए जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं। देख नवाज भाई, जैसे कि ये जो आपके जो रोल है, जिस तरह से हिट हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, और आपके हम जिस तरह से लाइफस्टाइल देखते हैं, ग्राउंडेड इंसान, मुझे ये बताइए कि ये अपने आप को जिस तरह से लोग जब यहाँ पे कामयाब होते हैं तो वो दिखाने की कोशिश करते हैं हम किस कैटेगरी में, क्योंकि A B C कैटेगरी यहाँ पे स्टैंड करती है इंडस्ट्री में। जब आप एक कैटेगरी पे आए हो और सारी चीज़ें वहाँ पर स्टैंड कर, उसके बाद भी अपने को ग्राउंडेड रखने की वो जो टेक्निक है वो कहाँ से है? मतलब वो क्या परिवार के अंदर से आती है या ये समझ आपने डेवलप की है? पहली बात तो ये, मैं किसी कैटेगरी पे बिलीव ही नहीं करता। ABC जो कैटेगरी सर ये है अगर है भी तो मेरे पे तो हमारे पे तो इन सब चीज़ों का फर्क जी नहीं पड़ता। जी।
और दूसरी बात ये है कि जिस इंस्टिंक्ट की वजह से आपको लिया जाता है वही आप बाद में वो भूल जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो आपके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। भाई मैं वैसे ही फिल्मों का इतना वो रहता है काम, जब शूटिंग करने जाते हैं इतना प्रेशर रहता है, ऊपर से एक नकाब और ओढ़ लो आप ए ग्रेड में आने का, कैटेगरी में आने का, है ना, तो वो अपने बस का नहीं है। मैं इतना चीज़ें ले एक साथ लेके नहीं चल सकता। मेरा जो दायरा है वो छोटा सा है एक्टिंग का। मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है, मैं कहीं भी करूं। मैं अभी जैसे मैं इस ये देखा मैंने आके, ये इतना खूबसूरत लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे एक परफॉर्मेंस कर दूं एक। क्या बात है। तो अपना ये है, अच्छा। मुझे एक्टिंग का शौक है, यहाँ पे आके कर सकता हूँ, मैं सड़क पे कर सकता हूँ, कहीं भी मुझे उसमें मज़ा आता है और वो मज़ा लेने दीजिए मुझे। बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना, एंटोराज और ये वो सारी जहाँ, और स्टार्ट किस तरीके से चलना चाहिए बैठना चाहिए, ये नकाब मेरे से तो नहीं, मैं नहीं उठ एंजॉय सकता है नहीं मेरी। करते हैं? मतलब इस तरह की जो नहीं नहीं, मैं उन लग्जरी है। चीज़ों को बिल्कुल इंजॉय नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल भी मुझे अच्छा लगता है जैसे मैं पहले था। हम्म। कोशिश करता हूँ आज भी वैसा ही रहूँ, और हूँ मैं डेफिनेटली, इस बात का मुझे प्राउड भी फील होता है। जी। मेरी मर्ज़ी, मैं बस से चले जाऊँ, ट्रेन से चले जाऊँ, मैं ऑटो से चले जाऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मुझे फ़र्क पड़ता है कि जब मैं सीन करने जाता हूँ और उस सीन में जब कुछ कमियां रह जाती हैं, उस चीज़ का मुझे फ़र्क पड़ता है कि यार हो सकता था वो अच्छा, बट नहीं हुआ। राइट। जैसे जब अभी बुढ़ाने के लोग जो आपके गांव के लोग भी हैं वो भी बोलते हैं कि नवाज़ जो है ज़रा भी नहीं बदला है। आज इतने बड़े नाम हो गए हैं सारी चीज़ें, लेकिन जब भी हमसे मुलाकात करते हैं वो उसी तरह का हमें महसूस कराते हैं जब वो पहले हम बचपन में हमारे साथ हुआ करते थे। मैं वही समझना चाहता हूँ वो परवरिश में आपके इनबिल्ट थी सारी चीज़ थी कैसे, क्योंकि ये मैनिपुलेट तो करती है इंडस्ट्री सर। सर मैं सच बताऊं आपको, मेरा बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के ऊपर शुरू से ख्याल ही नहीं गया। मुझे मेरे आसपास के बहुत सारे लोग बोलते हैं यार जा रहे हो थोड़ा सा, आ, ये पहन के जाओ वो पहन के जाओ। हाँ, वो मैं कभी कभार पहन के जाता हूँ, बट मैं उसमें अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। मुझे लगता है जो पहन लिया वही ठीक है ना। आ, वहाँ पे ज़रूरी होता है जो फिल्म का जो कॉस्ट्यूम होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, जो कैरेक्टर का जो होता है उसके अलावा आप यार इतना ज़्यादा प्रेशर लेके ना अननेसेसरी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इन सारी चीज़ों को लेके चलने लगा तो जो मेन जो मेरा है वो कोर है, वो मैं शायद कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा मेरे से। तो वो मिस नहीं होने देना चाहता मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरे कैरेक्टर्स जो मुझे जिस वक्त मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ वो मेरे साथ रहना चाहिए, बाकी रहे ना रहे। सर जैसे आपने कहा था कि आपके पिताजी बहुत ईमानदार थे। आप हमेशा देखता हूँ मैं कि जब आप बात करते हो अपने पिताजी की पूरी जो जर्नी को है उनके जो एक्सपीरियंसेस है उसको बहुत ब्यूटीफुली हाईलाइट करते हो, सारी चीज़ें करते हो। मॉम को लेकर हम थोड़ा कम देखते हैं। आपके ऊपर किसकी ज़्यादा असर है और क्या वो चेंजेस डालती हैं आप पर? जेनेटिकली तो देखा जाए मेरे फादर का मेरे पे बहुत है असर। बाकी माँ को तो हर बच्चा कोई भी प्यार करता है अपनी माँ को, तो वो है बस। बाकी देख, मैं सच बता रहा हूँ, मैं कभी भी पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना। जब पूछते हैं तो मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, जैसे हर बच्चा अपनी माँ को ज़्यादा, लड़का अपनी माँ को ज़्यादा प्यार करता है ना। और फादर को जो है बेटी फादर को ज़्यादा ज़्यादा। हाँ वो करती है, जब राइट। हाँ, ये अमूमन ऐसा नॉर्मल होता है, है, हाँ, हमारे नॉर्मल हाँ, अमूमन होता है ऐसा। मत होता वो है। रेयर कॉम्बिनेशन भी होता है, बट हुँ, अमूमन ऐसा ही होता है। हुँ। तो वो है पेरेंट्स के साथ मेरा। जैसा कि कहा जाता है, जैसे हमने अभिषेक सर का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा कि यार एक ना किसी को भी किसी भी क्लास से एक क्लास में जाने के लिए ना एक पूरी जनरेशन लगती है। तो आपने इस दौरान कभी फील किया कि ये एक प्रेशर है, मुझे अपने उस फैमिली को अपलिफ्ट करना है और एक ऊपर जनरेशन तक, क्या किसी तरह का प्रेशर था ये? नहीं है मेरे पे प्रेशर इन सब चीज़ों को नहीं होता। मतलब ये है कि अपने जीते जी अपने बच्चों को, यही होता है हर पेरेंट्स का होता है कि अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें। और मेरे लिए ख़ास इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं जिस तरीके से चाहता था, उस वक्त पे वैसा माहौल नहीं था। मैं उतना, ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन किया मैंने, साइंस में किया वो भी, बट मैं जिन स्कूल्स में पढ़ना चाहता था, जिन स्कूल्स की हम सपना सोचते थे, वो तो नहीं हुआ। बट ऐसे पेरेंट्स, ऐसे जो बच्चे होते हैं, जब वो पेरेंटियल हो जाते हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें। ये हर पेरेंट्स की होती है ख़ास राइट। खासियत।
और आप तो घर के बड़े थे। और मैं तो घर का बड़ा था, हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी यही है कि अच्छी एजुकेशन लें, अच्छे इंसान बने। ओके सर, एक चीज़ मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब आपने कहा था कि आपने जो अपने ज़मीनें खरीदनी शुरू की थी परिवार को, सारी जो गई थी, तो उन उसके पीछे के माइंडसेट में क्या था? कि वो था कि डैड की जो सारी चीज़ें हैं वो परिवार की नज़र में वो सारी चीज़ें। वो थी एक्चुअली मेरे फादर का था, काफ़ी ज़मीनें खो चुके थे, वो बेच चुके थे। तो एक फादर की यही होती है कि भाई, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार वो ज़मीन खरीद ले, मुझे बड़ा प्यार था। इमोशनल होते हैं किसान लोग, ज़मीन को लेके बहुत इमोशनल हाँ, होते वो हैं। तो सही बात है सर। हाँ, तो एक छोटा सा कोई टुकड़ा था, मैंने ख़रीद लिया। तो गए खेत में, वहाँ की मिट्टी उठा के स्मेल किया और खुश हुए। और वो खुशी मैंने देखी उनकी कि कितना खुश हुए वो, क्योंकि उनको जिन ज़मीनों पे वो हल चलाते थे, पहले तो बैल तो बाद में आए, उसके बाद वो खुद से भी हल चलाए, फिर बैल आ गए, फिर ट्रैक्टर आ गए। खुद से भी चलाए थे? हाँ, ओके। फिर हमारे यहाँ जैसे फिर ट्रैक्टर तो बहुत बाद में आए, है ना। तो वो नज़ारा मैंने नहीं देखा जब वो जी। हल चलाते थे, राइट। कंधे पर रख के हल चलाते थे, फिर बैल आ जाते थे। हाँ, हमने कहानियाँ सुनी हाँ, हैं इससे। वो मैंने देखा कि ट्रैक्टर पे उनको खेत जोतते हुए देखा, तब तक ट्रैक्टर आ गए थे। तो यही था कि सवाल क्या था, मैं भूल गया, सॉरी। मैं वो ज़मीनों को जो आपने जो हाँ, आप। तो ज़मीन से ना बहुत प्यार होता है। हम्म। आप कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतने इमोशनल हो जाते हैं अपनी ज़मीन के लिए कि चाहे आप उनको उस ज़मीन का डबल पैसा दे रहे हो, हम्म। ट्रिपल पैसा दे रहे हो, वो नहीं जाने देंगे ज़मीन को। राइट। इतना प्यार होता है ज़मीन से राइट। उनको। राइट। और ये कोशिश रहती है। सर, मुझे ये बताइए कि फेम, पावर, मनी आपके लिए आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट क्या करती है इनमें? यार मैं अगर बोलूँगा ना तो फिर पता नहीं बहुत लोग यकीन नहीं करेंगे इस बात पे। मुझे इन तीनों से कोई सरोकार था नहीं एक्चुअली। क्योंकि अगर पैसे की ज़रूरत होती तो मैं अपने गांव में, हमारे यहाँ जो गन्ने की खेती होती है, तो मैं मिल खोल लेता, तो पैसा तो वहाँ से भी आ जाता। अभी आज के टाइम में ना पैसों को इतना ज़रूरी, कि पैसा होना बहुत ज़रूरी, इतना ज़रूरी बना दिया है, तो लोग अजीब सा लगता है। अ, पैसा इतना होना चाहिए कि आप देखिए, आपके पास पैसा आने के बाद भी खाते क्या हैं आप? वही सिंपल से खाना खाते हैं, तब तो और भी सिंपल हो जाता है। जब पैसा बहुत आ जाता है ना, तब तो और भी सिंपलिसिटी आ जाती है आपके खाने के मामले में, है ना। कोई ऐसा खाना नहीं खाएंगे आप मसालों मसालों वाला ऐसा कुछ खाना नहीं खाएंगे, और सिंपल हो जाता है आपका। अरे वाह, अब फेम आप अपना काम ईमानदारी के साथ करते रहो। अगर ऑनेस्टी के साथ अपना काम करो तो वो तो मिल ही जाएगी यार, तो बाय प्रोडक्ट है ना। फेम, मनी और क्या, पावर। और पावर तो भाई इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं, पावर और ये कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ मैं इस चीज़ की। सोचा नहीं कभी? नहीं, मैं इसके बारे में कभी नहीं सोचता। मैं तो फेम मनी के बारे में नहीं सोचता। तो मेरा ये था कि यार मैं काम करूँगा और बहुत अच्छे से ऑनेस्टी के साथ काम करके आऊँगा, ये था। बाकी चीज़ें आती गई, थैंक गॉड, चलो अच्छा हुआ, गुड। किसको बुरा लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे हम नवाज़ को जब देखते हैं वो घर जाते हैं और इस तरह के, क्या वो पोखरे में भी जंप लेते हैं? क्या वो जाते हैं नहाने के लिए, तालाबों में भी कूदते हैं, ये सारी चीज़ें करते तालाब ही नहीं रहे अब तो हैं? अच्छा। तो जंप कहाँ मारेंगे? हाँ। वो तालाब में मारोगे, पूरा इतना गंदा पानी आता है उसमें। हाँ। हिंडन नदी थी हमारे गांव में। हाँ, वो नदी में मारते थे, पुल पे खड़े होकर नीचे मारते थे जंप। कितना हाइट होता था? उसका 14-15 फीट के, 14-15 मीटर के आसपास थी उसकी हाइट। 14-15 मीटर से? हाँ, वहां से जंप मारते थे हम लोग। हम्म। अब मारोगे तो काले पानी की सजा मिल जाएगी बिल्कुल। वो फैक्ट्री का, मिल का पानी आता है वहाँ पे। ओके। और सर, जैसे कि आप, जैसे आपने कहा कंचे खेलना और ये जो सारी चीज़ होती है, ये सब थे शौक, हाँ पतंगबाजी, ये बिल्कुल सारी बिल्कुल, चीज़? पतंग उड़ाने का शौक था, आज भी कंचे, वो स्टे गिल्ली करती है? डंडा, हमारा यही गेम था। हाँ। कबड्डी, ये वो सब, हाँ। आज भी स्टे करती है? आज भी होता है वहाँ पे, बट मैं नहीं खेल पाता अभी। देखता हूँ आजकल मैं वहाँ जाके। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, मैं मतलब एक मेरे अंदर से आ रही है। हाँ, हाँ, क्योंकि मैं बनारस से स्टे वहाँ से आता हूँ और मैं उस रूटेड चीज़ों से देखता हूँ। हम्म। और मुझे पता है कि जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो एक अलग ही माहौल होता है, फिर मैं अपने बचपन में जाता हूँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब आप, ऑफ कोर्स, है ना? हम वही लोग हैं एक्चुअली। राइट। सर, आज जैसे कि आपके कैरेक्टर्स, मैंने कहा कि सारे लेयर्ड होते जा रहे हैं, सारी बैक टू बैक वो कोशिश होती है कि हर बार कुछ नया और प्रेजेंट करने की। अब जब
रात अकेली वापस से आ रही है इसके पर, तो इसके अंदर जो जटिल यादव है, इस बार वो उसकी क्या परफॉर्मेंस होगी, इस बार वो क्या कुछ नया करने वाला है, अगर बता पाए तो। सी रात अकेली बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी लाइन है उसकी, बहुत ही अलग प्लॉट है उसका। और पहले से ज़्यादा आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड है वो। और मेरा कैरेक्टर भी अगर देखा जाए, जटिल की कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा हैं और ज़्यादा चैलेंज उसको इसमें मिलता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड केस उसको सॉल्व करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसको 2 बार सोचना पड़ता है। बट चूंकि उसकी इंस्टिंक्ट ऐसी है, वो घुस जाता है। मतलब एक पॉश लोगों के बीच में मर्डर्स हुए हैं, तो वहाँ पे उसको इन्वेस्टिगेशन करना है, के लेकिन अगेन वही कि वो इतनी बड़ी क्लास है, वो उसके अगेंस्ट को खड़ा होना, तो बहुत सोच समझ के वो चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, कैरेक्टर में डेप्थ और ज़्यादा है, और नए लोग हैं। तो नए लोगों के साथ जब नए कैरेक्टर्स आते हैं, तो आपका डेफिनेटली पहले से बिल्कुल ही अलग तरीका हो जाएगा इन्वेस्टिगेट करने का, बात करने का तरीका। हाँ, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो देखा जाए तो बिल्कुल ही अलग फिल्म है ये, अगर देखा जाए। ओके, क्योंकि हम देखते हैं ना नॉर्मली, एक बार जब एक फिल्म आ जाती है, जब उसका हम सीक्वल देखे या उसके प्रीक्वल्स आते हैं या उसके सीरीज आती है, सेकंड पार्ट हमेशा उस तरह से लोगों की, क्योंकि उम्मीदें बढ़ जाती, पर उसका वो प्रेशर आप पर भी आता है कि पिछला इस तरह से स्टैंड क्या इस बार लोगों ने पसंद किया था। क्योंकि हाँ। पिछला ये बिल्कुल ही अलग है। देखिए, अगर रात अगले पार्ट 2 होता, तो शायद हम पिछली वाली चीज़ों को लेके आगे बढ़ते। बट ये बिल्कुल ही अलग डिफरेंट फिल्म है बिल्कुल, समझ क्योंकि सकता हूँ सर, पूरा अलग। परफॉर्मेंस वाइज। हाँ हाँ। बट परफॉर्मेंस। एक बैकबोन है उसकी, एक हम्म। जो स्पाइन होती है कैरेक्टर की, वो स्पाइन है। हाँ। बट अदरवाइज पूरा ही अलग सिस्टम है इसका, पूरा कैरेक्टर का भी, फिल्म का भी। फिर से जैसे एक हनी की हाँ। पहली हाँ, फिल्म थी, पहली फिल्म थी। एज अ डायरेक्टर, तो जब वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर रहे, तो आप वहाँ पर थे सेट पर, तो आपकी कोशिश क्या रहती कि वो नया टैलेंट आ रहा है तो उसको अपनी परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा खुलकर दिखाने का मौका मिले, या आप उनको एक्स बताते थे सारी चीज़ें। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हनी तो इतना डिटेल्ड नॉलेज थी उनको अपने स्क्रिप्ट के बारे में, क्योंकि इतने 2-2 3-3 साल लगाते हैं वो अपनी एक स्क्रिप्ट के पीछे, और A to Z कॉमा, फुल स्टॉप, और ये हर एक लाइन का मतलब मालूम होता है उनको, इतना इतनी सारी चीज़ें मालूम होती हैं। और हम लोग तो लाइक एज एन एक्टर, मुझे ऐसा लगता था कि वो जितनी जितनी बातें करते थे रात अकेली के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, उसके डेप्थ के बारे में, तो उतना ही इन्हांस होता था। उन सब चीज़ों को लेके हम परफॉर्मेंस करते थे। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई ये तो नए डायरेक्टर पहली फिल्म बना रहे हैं, तो इनको हम बताएं। हमारी इतनी औकात नहीं है, मेरी तो नहीं है, क्योंकि हनी इतना इंटेलिजेंट है अपनी स्क्रिप्ट को लेके कि उनसे अगर बात सुनते रहो, तो वैसे ही आपके दिमाग में चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं कैरेक्टर को लेके, और जब आप करने जाते हो तो बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें। इतना कॉम्प्लिकेशंस होने के बावजूद भी इतनी लेयर्स हैं हर कैरेक्टर्स में, आप जब देखेंगे तो, कि इसको कोई कैसे लिख कैसे सकता है, इतनी लेयर्स के कैरेक्टर्स को, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें, और एक से धुरंधर एक्टर है इसमें। तो उनकी और हर कैरेक्टर की आर्क है, बिगनिंग मिडिल एंड है, यू नो। तो इतने सारे एक्टर्स के साथ, ये कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई करना एक आर्क को, इज सो डिफिकल्ट। और आई थिंक यही यूएसपी भी है इस फिल्म की। जैसे जटिल की आप कैरेक्टर आप कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे थे, तो जिस तरह से मल्टी कास्टिंग और सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें परफॉर्मेंसेस को लेकर किस तरह से आपका नज़रिया रहता है, बाकी एक्टर्स के साथ किस तरह से बॉन्ड रहता है। जैसे हम राधिका आप्टे के साथ देखें, आपकी बैक टू बैक केमिस्ट्री बनती जा रही है, आप लोग अच्छे एक के बाद, तो वो चीज़ें किस तरह से डेवलप होती है, आप पर्सनली आपका क्या पूरा रोल रहता है इस दौरान। सी राधिका के साथ क्या होता है, राधिका के साथ मैंने बहुत काम किया है, तो राधिका के साथ कभी ऐसा होता ही नहीं है कि जब हम लोग करते हैं कि मैं किसी एक अलग ही बंदी के साथ काम कर रहा हूँ। ऐसा होता है जब थिएटर में जब आप परफॉर्मेंस करते हैं, अपने एक्ट को एक्टर के साथ बहुत सारे परफॉर्म प्लेज कर लेते हैं, तो राधिका के साथ हमेशा वो लगता है एक अलग सी एक बॉन्डिंग है राधिका के साथ। हमेशा मज़ा आता है उनके साथ काम करके। और जब एक्टर्स का वो चलता है कि वो जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस करती है,
तो मुझे भी मालूम रहता है कि अच्छा अब इस पे शायद ये करे, तो एक वो तुकबंदी जो होती है ना, वो राइट, हाँ, गिव एंड टेक गिव एंड टेक जो होता है, वो यस। बड़ी उसको लेके बड़ा मजा आता है, जो वो छोटी छोटी डिटेलिंग पकड़ती है राधिका परफॉर्मेंस को लेकर, तो उसको देख के बड़ा मजा आता है। तो फिर आपका भी मन करता है कि यार आई हैव टू बी लाइक ऐसा कुछ किया जाए। तो अच्छा एक्टर की खास बात ये होती है, वो बहुत देता है आपको। हम्म। तो वो जो गिव एंड टेक की आप बात करें, तो वो यहीं से मिलता है आई थिंक। राइट। सर जैसे कि हम एक्टर्स की बात कर रहे हैं, आपके जो सुपरस्टार्स के साथ भी आप काम, शाहरुख हैं, सलमान हैं, ये सारी बात करें, तो जब इनके साथ काम करते हो, वो क्या है, एक प्रेशर होता है आप पर कि अपने क्राफ्ट्स को थोड़ा सा होल्ड करने का, कि आप क्योंकि ये कुछ देखा ये जाता है कि जब सुपरस्टार्स होते हैं तो वो एक चीज़ आती है कि तो वहाँ पर आपका माइंडसेट किस तरह वर्क करता है कि एक मैं बड़े स्टार्स के साथ हूँ, कोई ऐसा कुछ है इस तरह की कोई चीज़? सी मैंने बच्चन साहब के साथ काम किया, और जितने जितने भी खान्स हैं, चाहे वो सैफ अली खान हो, इरफान खान हो, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, सब खान्स के साथ मैंने काम किया। ये या बच्चन साहब, जब आप इन लोगों के साथ काम करते हो ना, अगर आप उनको उन्हीं के तरीके से देख रहे हो, मैं बच्चन साहब को सीन में बच्चन साहब देख रहा हूँ, तो इट मीन्स कि मैं उनकी बेइज्जती कर रहा हूँ। बेइज्जती कर रहे हो? हाँ ओके। यार, उस वक्त वो कैरेक्टर हैं, और मुझे उस कैरेक्टर के हिसाब से रिएक्ट करना है, एक्ट करना है, यू नो। क्योंकि अगर मुझे सीन में बच्चन साहब दिखाई दे रहे, तो मैं ना तो खुद अपने कैरेक्टर को समझ पा रहा हूँ, ना उनको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आपको उस वक्त पे 100% वो कैरेक्टर दिखने चाहिए। चाहे मैंने रईस की हो, चाहे बजरंगी भाईजान की हो, चाहे मैंने वो किसी के भी साथ काम किया, सुपरस्टार्स के साथ काम किया मैंने, वो मेरे कैरेक्टर्स थे, है ना। मैं उनको रिस्पेक्ट तभी मिलेगी उनको, जब मैं उनको कैरेक्टर्स देखूंगा, ऐसे कैरेक्टर्स देखूंगा। जहां मैं में आ गया, इस इट मीन्स कि मैं उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं। आप अपने कैरेक्टर में तो हो ही नहीं, ना उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो। वो इतनी जतन कर रहे, इतनी कोशिश कर रहे हैं उसको, कैरेक्टर को पकड़ने की, और आप उनको कैरेक्टर एज ए कैरेक्टर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग यार। ओके। हाँ। नवाज सर, बजरंगी भाईजान में जो आपका रोल आता है, और वो ये एक पर्टिकुलर सीन है जिसमें आप वो पाकिस्तानी जो हम पुराना पुराना जो मीम है या वो वायरल वीडियो था, उसको जो हूबहू कॉपी करके जब वो बताते हो, तो वो डिटेलिंग कैसे हुई थी? और क्या, जैसे हम बजरंगी भाईजान को सलमान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से काउंट करें, तो उस दौरान पूरा एक्सपीरियंस आपका कैसा था? अगर मैं प्लीज़ समझना चाहता हूँ ये। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो बहुत ही लाइट एक्सपीरियंस था, माहौल बहुत अच्छा था। और भाई की फिल्म में हमेशा माहौल बड़ा अच्छा होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हाँ, बहुत ही अच्छा माहौल बना के रखते हैं वो। मैंने 2 फिल्में की उनके साथ, बल्कि 3 3 एक फिल्म में प्रोड्यूसर थे, फ्री की अली में, किक और बजरंगी भाईजान। तो मैं हमेशा मज़ा आया उनके साथ काम करके। शूटिंग ख़त्म होने के साथ भाई के साथ बैठना, ये वो तो हमेशा लाइट ही रहता है माहौल। ओके। हाँ। तो फार्म हाउस पे भी शूटिंग की थी आप लोगों ने? नहीं नहीं, वहाँ नहीं किया हमने तो राजस्थान, कश्मीर, इन 2 जगह पे शूटिंग की थी। नहीं, सलमान के फार्म हाउस पे कभी जाना नहीं हुआ? नहीं अच्छा, कभी नहीं वहाँ पे? क्योंकि हमने सुना है ना काफ़ी माहौल होता नहीं, है मेरा उसके। कभी जाना नहीं हुआ। ओके। सर, ऑन द सेट किस तरह के सलमान के, जैसे उन एक कहते हैं कि पूरा लगाते हैं, खाने पीने का पूरा वैनिटी के बाहर रहता है मोस्टली वो सारा, तो उस तरह का एटमॉस्फेयर आप देख पाते हो? और मैंने सुपरस्टार। जैसे बताया कि भाई के साथ जब भी काम करता हूँ, कोई भी एक्टर काम करता है, मतलब माहौल बड़ा अच्छा होता है। और बिकॉज क्योंकि वो रखते हैं उस तरीके का कि लोगों को ज़रा से भी किसी भी चीज़ का फील ना हो, मतलब इतना अच्छा लाइट माहौल बना के रखते हैं फिल्म का। राइट, राइट। सर, फ्रीकी अली के लिए जो हम देखते हैं वो जो कैरेक्टर था, सोहेल, और वो जो अरबाज के साथ पूरी जो बॉन्डिंग थी, वो सारी बहुत अमेजिंग दिख के आती है। उसके लिए क्या नुआंसेस पकड़े थे आपने? वो कहीं से ऐसे कुछ इंस्पिरेशन थी उसके लिए? या वो राइटिंग ही इतनी अच्छी थी कि उसमें आई थिंक उसमें बहुत अच्छा चीज़ थी जो उसकी राइटिंग एक्चुअली, फ्री के लिए। हाँ। जो गोल्फ का जो वो पूरा हाँ, करते, गोल्फ का, हाँ। राइट। तो आई थिंक बहुत जगहों पे हमने दिल्ली, गाज़ियाबाद, फिर पुणे, मुंबई, हर जगह शूट किया उसका हमने। तो
और उसके लिए कुछ प्रैक्टिस वगैरह भी की थी ऑफ क्या? कोर्स थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की थी। तो सर ये जो कैरेक्टर्स आपके होते हैं सारी, जैसे इंस्पिरेशन की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं देखते हैं हम, आर्टिस्ट जो है वो अपने आसपास की चीज़ों से ही उठाता है, जो किसी से, जैसे अभी अगर कोई भी रोल हो तो वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके, क्या आपकी भी इस तरह की कोशिश होती है, यही आपकी प्रैक्टिस है? अब देखिए, फॉर्चुनेटली हमें वो मौका मिला, हमें लोगों के बीच में बैठने का मौका मिला, मतलब हमारी क्योंकि लाइफ ही ऐसी थी, लोगों के बीच में बैठते थे। या सबसे अच्छी खूबी यही थी कि थैंक गॉड छोटे से गांव से लेके फिर उससे बड़े शहर में आए, उससे बड़े शहर से फिर दिल्ली में आए, दिल्ली से फिर बम्बई आए। तो इस बीच में जितने हज़ारों लाखों लोगों से आप मिले, बातें की, दोस्ती यारियाँ हुई, ये वो सारी चीज़ें, घटनाएं हुई, तो वो सब स्टोर है माइंड में। और जब भी कोई कैरेक्टर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो रियल लाइफ में जो कुछ खास लोग थे जिन्होंने इम्पैक्ट किया आपकी लाइफ को किसी भी लेवल पे, तो वो याद आते हैं। जब आप कोई कैरेक्टर करते हैं तो आप उसमें से थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं, ये सब मिला के कैरेक्टर तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तलाश मैंने की थी तो मैंने अपने भाई को पूरा कॉपी किया। हाँ, मेरा भाई ऐसे चलता है, ऐसे ही देखता है, ये सब होता है उसका। लंच बॉक्स की उसमें मैं फ्रेंड को ऑब्जर्व करता था मैं। तो जब मुझे पता चला कि ये जो कैरेक्टर है ये इसके आसपास है, तो इसको तो मैंने ऑब्जर्व कर रखा है, तो वाई नॉट, अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो उसका चीज़ें लेनी चाहिए तो ले ली। तो ये होता है कि आप आम जब लोगों से मिलते हैं, कुछ ना कुछ खास इंप्रेशन छोड़ के जाता है कोई ना कोई, है ना। तो आने वाले वक्त में अगर आपको लगता है इस कैरेक्टर को से उससे, उसकी हैबिट से, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से कनेक्ट किया जा सकता है, तो वाई नॉट, वो बहुत अच्छा होता है अगर मिला। सर सबसे मुश्किल कौन सा था रोल जो आपको लगा कि इसके लिए मुझे कोई नहीं मिल रहा है, कुछ पॉइंट्स नहीं मिल रहा है, कोई क्लिक? आई थिंक मुश्किल कैरेक्टर्स जो होते हैं, मुश्किल तो खैर बहुत सारे कैरेक्टर किए, बट चाहे वो रमन राघव, जो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था रमन राघव का, बट मेरे लिए सबसे मुश्किल रहा है बाला साहब ठाकरे का। जब मैंने कैरेक्टर किया था, तो वो जो कैरेक्टर था ना, बायोपिक में हमेशा एक 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 रिस्की लाइन होती है कि आप इधर गए तो खाई में, इधर गए तो फिर मतलब मरना ही। अगर या तो बहुत ही पतली धार होती है जिसपे चलना होता है खाई वाली आपको। बात है। हाँ, कॉपी भी ना लगे, ऐसा भी ना हो कि मिमिक्री हो रही और लगना भी चाहिए कि बाला साहब ठाकरे है ना। तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता है एक्चुअली बायोपिक में। बहुत जल्दी एक्टर ना एक्सपोज हो जाता है। मिमिक्री तो बड़ी आसानी से हो जाती है ना, टोन पकड़ लो और उस जेस्चर पोस्चर। लेकिन जब बात आती है थॉट की, या तब बड़ी डिफिकल्टीज हो जाती है। तो बड़ा ही मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की, वो इतनी बारीकी के साथ कोशिश की शुरू करने की कि उनका हाइट कितना है, उनका वेट कितना होगा, क्योंकि उससे वॉक में असर पड़ता है। वो वेट कहाँ रखते होंगे, क्योंकि हर इंसान की वेट रखने की एक अलग अलग वो होती है। आप जब चलते हैं तो कोई पैरों से चलता है, कोई थाइस से चलता है, कोई बट से चलता है, कोई पेट से चलता है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि जब कोई एक कैरेक्टर, टोन क्या थी उनकी, किस, हर देखिए हर इंसान का एक सुर होता है, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बोलता है। कोई सा पे बोलता है, कोई पा पे बोलता है, कोई आखिरी उस पे बोलता है ना। हर इंसान की हैबिट होती है। तो ये डिसाइड किया गया कि बाला साहब कौन से सुर पे बोलते हैं। उसके लिए मैं हारमोनियम लेके आया। उन बाला साहब की जो जिस टोन पे जिस सुर पे वो बोलते थे, जिस स्केल पे वो बोलते थे, उसकी प्रैक्टिस की। वॉक पे ये वो सब, ये सारी प्रैक्टिस करने के बाद उनकी हैबिट्स क्या क्या थी, किस तरीके से जेस्चर पोस्चर्स होते थे उनकी। नॉर्मली जब बात करते तो हर आदमी का एक स्पेसिफिक जेस्चर पोस्चर्स होते हैं। तो मोस्टली वो क्या रिपीट करते हैं, बार बार किस चीज़ को रिपीट करते हैं। जैसे डायलॉग्स में भी होता है, बातें करने के तरीके में भी कोई आप रिपीट करते हैं, जेस्चर पोस्चर में भी रिपीटेशन होता है आपकी, क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन होता है। तो ये सारी चीज़ों को ख्याल रखते हुए तैयार किया उस कैरेक्टर को। और हाँ, लगे ना कि कॉपी है, थोड़ा सा नवाज भी दिखना चाहिए और बाड़ा साहब भी दिखना चाहिए। वो तो उस सहम हो तरीके से, जाता है। हाँ। राइट। फैमिली की तरफ से कुछ इनपुट्स, मीटिंग्स वगैरह थी? ऑफ कोर्स मैं कैसे? बाड़ा साहब जहाँ पे, जिस कमरे में वो रहते थे, रूम में, वहाँ पे जाता था मैं, ताकि पता चले किस तरह के कलर्स उनको पसंद हैं। बेड उनका देखा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुकून सा, कोई ज़्यादा सामान नहीं रखा। एक कबर्ड है, एक बेड है, बस इतने ही सामान था उनका।
कुछ चीज़ें थी, एक घड़ी थी उनकी, एक अलार्म था, तो बहुत ही कम चीज़ें थी। तो उससे पता है बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म के इंसान थे वो कमरा देख के पता चल जाता है। बाकी उनका तो मतलब ये सारी चीज़ें वो जितनी हो सकती है यूट्यूब पे जितने भी उनकी स्पीचेस हैं वो सारी देखी, तो जितना भी हो सकता था वो सारा कुछ किया, तब जाके किया वो कैरेक्टर। तो ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ा मुझे एक्चुअली सबसे ज़्यादा देखा जाए तो। डिफ़िकल्ट हाँ, रोल था। सर जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी रही है, वो कहीं न कहीं बहुत लोगों को इंस्पायर्ड करती है। क्या उनके कुछ गुण आपको भी लगे कि जिन्होंने आपको इंस्पायर्ड किया हो, समथिंग कुछ? वो ब्रूटली ऑनेस्ट थे। वो बोलते थे भाई मैं ये भी पीता हूँ, शराब भी पीता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। हाँ, अब बताओ मुझे लाइक करते हो कि नहीं करते। इतना साफ कोई आदमी, मतलब अपनी अपनी कमियां भी बताने वाला इंसान। तो ये एक खूबी उनकी मुझे लगी कि भाई सीन भी है उनका, वो रखा था हमने उस तरह का सीन। नहीं। हाँ सर, बायोपिक की बात हुई है, मुझे बताइए कि अगर आपको आगे मौका मिले तो किसकी बायोपिक करना चाहेंगे मैं आप? ओशो की बायोपिक करना किसकी? चाहूँगा, ओशो। ओछा। हाँ। उनके भाई के साथ मैंने इंटरव्यू किया था। अरे भाई उनको बोल दो यार, कॉपीराइट दे दो उनका क्या प्ले क्या करने। ओशो के बारे में बताइए, क्या उनकी क्या सीख या आपको? बहुत ही, हम्म। मैं तो अगर जैसे जटिल को मौका मिले इन्वेस्टिगेट करने का, तो मैं ओशो का इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करूँगा। मतलब उनके बारे में जानना चाहूँगा यार, वो इतना काबिलियत कहाँ से, किस तरीके से उन्होंने अचीव की। दुनिया के हर सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने बोला, हर टॉपिक के ऊपर उन्होंने बोला। मतलब एक इंसान को इतनी नॉलेज एक ही लाइफ में हो जाए, ये बड़ा बड़ा ही, मतलब मेरे लिए बड़ा ही जानने का विषय है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। राइट राइट सर, क्योंकि उनकी जर्नी भी देखी जाए तो वो जिस तरह से मध्य प्रदेश से निकल कर फिर सारी और अमेरिका तक जाते, Absolutely. और जिस तरह से उनकी फ़ैन फॉलोइंग और सारी चीज़ें रही बिल्कुल बिल्कुल पूरी, बिल्कुल। राइट। मतलब इस जगत में ऐसा इंसान जिसको इतनी नॉलेज हो, हर टॉपिक पे जो बोल सकता हो, कितना पढ़ा होगा उन्होंने, कितना मेडिटेट किया होगा अपने आप को, कितना शांत बैठे होंगे वो एक जगह पे। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम्म। सर उनकी जो पार्ट में जैसे आपने कहा कि जटिल बनकर कुछ न मैं इन्वेस्टिगेट करना, वो कौन सा पार्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा यार उनकी उसमें? नॉलेज, ऑफ ये कोर्स उनकी नॉलेज, नॉलेज, ठीक। कितनी नॉलेज, कैसे एक लाइफ में इतनी नॉलेज कैसे अचीव कर ली उन्होंने, वो जानने का मौका, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे लंच बॉक्स की आपने आपने ज़िक्र किया इरफान सर के साथ, आपके साथ जब आप दोनों साथ में थे तो उस समय एक न्यूज़ भी आ रही थी, थोड़ी सी अनबन की सारी चीज़ थी। मुझे बताइए कि क्या ये सेट से जब दो आर्टिस्ट ऐसे कमाल के हों तो समटाइम्स ये क्रिएटेड हो जाती हैं, या एक कैसे था वो या वो वो न्यूज़ में था, अब हम्म। न्यूज़ की सारी बातें ज़रूरी थोड़े ना सच हों। अब हमारी हमारी फिल्म ये चीज़ अफोर्ड अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे हम जो एक ही टाइट बजट में हम लोग फिल्म बना रहे थे, तो ये फालतू की चीज़ें हम लोग नहीं सहन कर सकते थे। बट एनीवे न्यूज़ में तो बहुत कुछ आ जाती है खैर। हमेशा मेरे सीनियर रहे हैं वो, कॉलेज मतलब स्कूल में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी। और मेरा साथ बहुत लंबा रहा। आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा फिल्में इरफान भाई के साथ की हैं, 7-8 फिल्में की हैं, जिसमें 3-4 तो रिलीज़ भी नहीं हुई, 3-4 काम तो हमारे आए भी नहीं बाहर। हाँ, शुरू से इवन 2002 से ही मैं उनके साथ जुड़ गया था, और काफ़ी लंबा वक्त तक साथ रहा मैं उनके। इवन जब वो हॉलीवुड की फिल्मों की तैयारी करते तो मैं होता था उनके साथ हमेशा, कि हम कोई ना कोई मैं उनका कोई एक्टर हो जाता था, उनको क्यों देने के लिए होता था मैं। तो हमेशा एक बहुत हाथ रहा है उनका, इरफान भाई का आशीर्वाद रहा है। मैं तो बड़े भाई की तरह उनको मानता था। जो जो उनकी लेगेसी रही है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं आज भी, जब भी मौका मिलता है उनकी फिल्मों को देखते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। विवेक ओबेरॉय जी ने एक इंटरव्यू दिया हमारे चैनल पे, उन्होंने बताया ना कि अभी जो जनरेशन है और सारी चीज़ें, उनको आज के दौर में कपूर साहब के बारे में नहीं पता, और रणबीर कपूर के बिल्कुल फ़ैन होंगे, है ना। एक ऐसे ही टाइम होगा, एक टाइम आएगा जब सुपरस्टार्स जो ये दौर है, ये सारी चीज़ें, ये भी एक 50 साल बाद चीज़ें भूल जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे वक्त में आप किस तरह का काम करना चाहते हैं जो हमेशा, जैसे आपने कहा कि काम को लेके आपकी जो जुनून, तो आप किस तरह का रहे कि हमेशा याद किया जाए, सारी चीज़ें रहे? नहीं नहीं भाई, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमेशा याद किया जाए। मैं जब तक जिंदा है तब तक याद कर लें, अच्छा है। उसके बाद कौन, मैं थोड़ा ना आके देख रहा हूँ कौन कौन मुझे याद कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। फैक्ट है ये बात कि आपको वही कुछ समय के बाद सब भूल जाते हैं यार, फैक्ट है ये तो। आ, बहुत ही सत्य है अगर देखा जाए, मतलब थोड़ा कड़वा है बट सत्य है।
करवाएँ। सर इंडस्ट्री में जैसे हम आपको देखते हैं पार्टियों से ये इसकी वजह क्या है ज़रा बताइए? मैं ना कोई मुझे बुलाता ना मैं जाता। नहीं, नहीं सर, बुलाए सर के तो ऐसा तो चले ऐसा इतना बड़ा कुछ हो नहीं भाई मैं। हुँ, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। कोई बुलाए टाइम हो तो चले जाते हैं। वो तो इतना बिज़ी रहते हैं अपना शूटिंग वूटिंग में ये वो कोई बुलाता है तो टाइम होता तो चले जाते हैं। ऐसा कुछ हमने कोई रिवेंज लेने थोड़ा ना बदला लेने के तो भाई किसी के नहीं जाऊँगा बुलाएगा चले जाएँगे क्या हुआ? अच्छा मतलब ऐसा कुछ नहीं नहीं, है। नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई। लेकिन सर जब आप ये कहते हैं कि बुलाया नहीं जाता तब तो ये भी तो एक पार्ट आता है ना सर कि नहीं अगर बुलाए तो अगर बुलाते हैं आप बिज़ी हो कहीं तो आपका इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि जो काम कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। एन्जॉय करते अगर हैं, उस वक्त पे टाइम मिलता तो चले जाते हैं। एन्जॉय करते हैं। हाँ एंजॉय करते हैं, थोड़ा बहुत अपना एंजॉय किया तो ओके बाय बाय टाटा चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो दिमागों में हमने कोई वो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़े भर रखी है हुँ, कि नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं इतना नहीं कोई बुलाएगा ठीक है वक्त होगा चले जाएंगे क्या हुआ। हुँ। अच्छा ही लगता है। सर मतलब मैं अपने उस स्टार को देख रहा हूँ जिसका मैं तो जब मैं उसे इस तरह की महफ़िलों में नहीं देखता हूँ तो मुझे नहीं ये मेरा कोई मैंने जबरदस्ती अपने वो नहीं बना रखे। कोई बुलाता है तो टाइम होता तो चले जाते हैं हुँ, बस इतना है। मेरा बहुत ही लाइफ में ना बहुत कॉम्प्लिकेशन बहुत सिंपल सी है मेरी लाइफ। बहुत कॉम्प्लिकेशन मेरे है ही नहीं एक्चुअली हुँ। देखा जाए तो। राइट। सर जैसे कि आपकी कोशिश होती है कि अभिनय के थ्रू ही बात की जाए लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जब थोड़ी कंट्रोवर्सी सारी तो उस समय आपकी डीलिंग प्रोसेस क्या होती है आप कैसे कोई भी जब भी कोई विवाद होता है कोई बात होती है तब आप अपने आप को किस तरह से डील करते हैं क्या चीज़ रहता है क्या माइंडसेट रहता है आपका उस पर? टेप लगा लो मुंह पे और काम करते रहो। समटाइम तेज लगाने से भी काम नहीं 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 हो जाता है। हो जाता है। हो जाता है। अच्छा। हाँ जहाँ काम की बात होती है वहाँ टेप हटा लो हम्म, बाकी टेप टेप लगा के रखो। हम्म। राइट। सर जैसे इंडियन सिनेमा में आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है इसमें चेंजेस आने चाहिए बहुत ज़रूरी है? इंडिपेंडेंट सिनेमा आना चाहिए। उसको उसको कैसे भी करके उसको जैसे पहले होता था क्योंकि इंडिपेंडेंट सिनेमा ही पहचान दिलाता है कंट्री को वर्ल्ड वाइड। जितना लोकल होता है उतना ग्लोबल होता है। अगर आप देखें शुरू से आखिर तक जितनी भी इंडिपेंडेंट फिल्में हैं उन्होंने पहचान दिला उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा किया। अभी लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कान फिल्म फेस्टिवल में ऑल वी इमेजिन इज लाइट को अवार्ड मिला। और भी दूसरी फिल्में थी शिमलेस और एक और भी एक और थी। मतलब बहुत सालों के बाद कोई कंपटीशन सेक्शन में फिल्म गई और उसने अवार्ड जीता पायल कपाड़े की फिल्म ने या उस तो इस तरह की फिल्में ही देश को ना वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे लेके जाती हैं। मेरे ख्याल से उन फिल्मों को उस तरह की फिल्म को दुनिया के जितने भी सिनेमा प्रेमी जो हैं जानते हैं उस फिल्म को। बहुत बड़ी बात होती है वो। और वो जब हमारे हमारे यहाँ आके जब उसको स्क्रीनिंग मिलती तो बड़ा दुखदाई होता है वो। यू नो हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। और बहुत ही अ, ऐसा परसेप्शन बना दिया गया है कि इस तरह की जो फिल्म है फेस्टिवल में बोरिंग होती है। ये ये कहाँ से आया सर ये परसेप्शन कब बनाया जाता है यस एक्चुअली। अच्छा बनाया ये जाता बनाया जाता है होता नहीं है। है ओके। देखिए अच्छी चीज़ हर इंसान देखना चाहता है। हम्म लेकिन अगर आप उसको पहले से ही वो करने लगो अरे तो बोरिंग होगी ये होगी वो होगी टाइप में तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है सबका। सिनेमा मेरे लिए है तो वो अगर आप उस फिल्म को देखें वो इंगेज कर लेती है आपको। फिल्म अच्छी फिल्म की खूबसूरती ये होती है कि आपको वो इंगेज कर लेती है ना। और वो इंगेज करती है फिल्म जो इस तरह की जो फिल्में होती हैं तो इंगेज करती हैं फिल्में। और आप देखेंगे तो मज़ा आता है उन फिल्मों को देखने में। लेकिन आपने बना दिया तो भाई ठीक है फिर ये क्या होता है ना हर्ड मेंटलिटी है यहाँ पे। एक ख़राब फिल्म को 10 लोग 25 लोग पैसा लगा के उसमें बोल दो अच्छी है बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो यार देखने चलता हूँ। यार सब लोग बोलते हैं अच्छी है हाँ यार ये तो अच्छी तो लग रही है ना। तो सिनेमा देखने का ना वो एक आपका एक बहुत ही पर्सनल नज़रिया होना चाहिए कि आप किसी के कहने में बहकावे में ना आए। आप खुद देखें कि ये मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन आपने दिमाग में अगर आपने फार्मूला बना लिया कि मुझे तो इस तरह की फिल्म पसंद आती है या हजारों लाखों लोग इस तरह की फिल्म को पसंद करते हैं। सर ये क्यों है मतलब क्यों है परसेप्शन इस तरह की परसेप्शन बनाया जाता है क्यों पैसा बनाया जाता खर्च किया जाता है परसेप्शन क्योंकि इजी चीज़ में ना इजी चीज़ समझ में। देखिए आपको चाय पिला पिला के मैं अगर बड़ा कर दूं और लास्ट में आके बोलो कॉफ़ी पी तो आपको कड़वी लगी या कॉफ़ी पिला पिला के बड़ा करूं तो चाय पिलाओ मज़ा नहीं आएगा आपको। है ना हाँ। तो एक अफीम की तरह जो है ना आपको इजी चीज़ें दी जाती हैं ताकि जोर ना पड़े दिमाग पे। है ना।
कि देखता जा बेटा देखता जा। जब आप थोड़ी सी अलग हट के फिल्म देखते हो तो आपको लगता है अरे मैं तो इस तरह की फिल्मों का यूज टू था, ये कौन सी फिल्म है, ये फिल्म नहीं, ये तो ख़राब है, मुझे नहीं अच्छी लग रही। क्योंकि आपका माइंड आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ना, थोड़ी सी आपके दिमाग में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है अगर आप थोड़ी सी अलग हट के फिल्म देखते हैं तो आपका दिमाग जो है ना काम नहीं करता। लेकिन आप अगर ज़बरदस्ती अपनी कल्चर बनाएंगे देखने की इस तरह की फिल्म तो तब आपको मज़ा आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा शास्त्रीय गायन है, क्लासिकल चीज़ें हैं हमारी, फोक थिएटर है हमारा, या लाइक फॉर एग्जाम्पल भरतनाट्यम है, कथक है, या शास्त्रीय गायन है ना। तो जब मुझे शुरू में बोला जाता है जाओ देख के आओ, भीमसेन जोशी का है, उस्ताद अमजद अली खान का वो है सरोद है, या पंडित रविशंकर का सितार है, उनको देखने जाओ। तो शोज़ होते थे हमारे यहाँ कमानी में, दिल्ली में, हम देखने जाते तो बहुत ही बोर होता था क्योंकि मेरी हैबिट ही नहीं थी ऐसी। फिर जाता था, फिर प्रेशर आता था सीनियर्स का कि जाओ देखने जाओ, फिर जाता था, फिर बोर हो जाता था। धीरे धीरे 6-7 महीने के बाद मुझे समझ में आनी शुरू हुई चीज़ें, तब उसमें मुझे मज़ा आने लगा। क्योंकि वो एक आर्ट है, स्पेशल आर्ट के लिए आपको थोड़ा अपने आप को डेवलप करना होता है। राइट सर, मुझे ये बताइए ना कि ये परसेप्शन का जो पैटर्न है इसको कैसे तोड़े एक ऑडियंस के, क्योंकि आप मैं समझ पा रहा हूँ जब आपने ये बात कही ना, मुझे याद आया मंटो का, जब उस फिल्म के बारे में इतनी सारी कुछ हुई लेकिन मैं नहीं गया, मैं देखने नहीं जा पाया। लेकिन बाद में जब मैं उसे देखता हूँ अपने स्क्रीन पर, अपने लैपटॉप पे देखता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं देखता हूँ यार क्या परफॉर्मेंस है, किस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, पर वो जिस तरह से सारी चीज़ें आई और मैं उसकी तरफ इतना ज़्यादा आकर्षित नहीं हो पाया, एज अ मैं जर्नलिस्ट भी बोलना चाहूँगा। वो सारी चीज़ें मुझे मौका नहीं मिल पाया उस समय जाने का, वो मेरी नाकामी है, लेकिन मुझे जाना चाहिए था। लेकिन जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं, आपने जब ये पूरा पैटर्न समझाया तब मुझे ये चीज़ समझ में आ रही कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं कि एक बेहतरीन फिल्म है लेकिन हम उसके उस मौके पर पहुँच नहीं पाए। और क्या चीज़ होनी चाहिए सर, कैसे तोड़ा जाए? क्योंकि आपको बिगाड़ने में ना बहुत लंबा चौड़ा लो बहुत बहुत पैसे खर्च किए गए आपको आपके दिमाग को ख़राब करने के लिए, है ना, बहुत पैसे खर्च किए गए हैं तो इसलिए आप जल्दी से इस तरह का सिनेमा नहीं देख पाएंगे, और देख भी लेंगे आपको बोर लगेगा, है ना। तो ये ऑडियंस को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए सर, प्लीज़ आप बता हैं दीजिए, क्या कर तरीका होना चाहिए, किस तरह से इसे एज अ अब जो पैसा इधर दिमाग ख़राब करने के लिए यूज़ किया गया, अब दिमाग सही करने के लिए भी उतना ही पैसा यूज़ करना पड़ेगा आपको उतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि अच्छी फिल्मों का माहौल बने, है ना, अच्छी फिल्में दिखाई जाएं, देखी जाएं, उनके बारे में बातें की जाएं। जब अच्छी फिल्में आती हैं, अरे ये तो मतलब हटाओ यार कौन, जब आपके जाने का, फिल्मों में जाने का आपका सिर्फ यही होता है कि अच्छा 100 करोड़ कर लिए, चलो देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। जब ये क्राइटेरिया हो जाए ना, ये समझ लो बहुत बड़े, बहुत ही अच्छे अच्छे टाइम में नहीं है आप राइट राइट राइट, समझ सक रहे सर। हाँ, हार्ड मेंटेलिटी है। हर्ड मेंटेलिटी हो गई है। इंडियन ऑडियंस जो है इससे परेशान है, मतलब जो कहें कि आर्टिस्ट के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जैसे आप जैसे अब फिल्में आ रही सारी चीज़ें, ये क्योंकि इतना बड़ा हमारा कलेक्शन है, हमारे इतनी बड़ी ऑडियंस है, सारी चीज़ें, लेकिन जब इस तरह के सिनेमा को हम सेलिब्रेट ना करके हम उसी कमर्शियल की तरफ भागते हैं और वो सारी चीज़ें। नहीं तो ये नहीं कि कमर्शियल फिल्में अच्छी नहीं ना, होती, मैं कुछ कमर्शियल फिल्में हाँ, बहुत बिल्कुल। अच्छी हैं और कुछ आर्टिस्टिक फिल्में फ्रॉड भी जी। होती हैं, ये भी फैक्ट है। यस यस, राइट राइट राइट। सर जाते जाते रात अकेली के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि अब जैसे ये इंटरव्यू होगा, ट्रेलर आ चुका होगा, और क्या आप कहना चाहेंगे ऑडियंस के लिए? ऑफ कोर्स एक बहुत ही, मेरे लिए एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है ऑफ कोर्स, और जिस तरीके से नेटफ्लिक्स की रात के लिए फर्स्ट लोगों ने बहुत पसंद की थी, और मुझे तो अवार्ड भी मिला था उसके लिए, थैंक गॉड, थैंक यू वेरी मच। और ये उससे भी एक पायदान ऊपर ही है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस और जो डेप्थ है इस फिल्म की वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लास्ट तक पता ही नहीं लगा पाएंगे, इतना कमाल का थ्रिलर है कि किसने मर्डर किया, क्या है, क्या रीज़न होंगे, वट जो भी है। ओके सर, ऑल द बेस्ट सर उसके लिए, और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना एडुकेट किया और सारी चीज़ें समझाई। मैं एजुकेट नहीं होता भाई, जिस तरह से ऐसे मत चीज़ें बोलो, आपने मैं नहीं तो बताई, मुझे टीचर सा फील होता है ना, बड़ा अजीब सा लगता है। नहीं सर, बट थैंक यू वेरी मच यार, वो सर, आपके जैसे सवाल थे वैसे जवाब दिए मैंने। अब इस सवाल आपने इतने अच्छे किए हैं, इतने डेप्थ वाले सवाल किए हैं, तो मज़ा आता है, यू नो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।